नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां लेकर आते हैं। ये तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के जरिए दी जाती है: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि 2 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं किसानों के हित में। कौन कौन से हैं ये पोर्टल, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही बात होगी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में। मिलवाएंगे एक सफल किसान लालचंद भारद्वाज से, और इसके साथ ही अंत में जानेंगे कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने क्रॉप और PQMS 2 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। CROP और PQMS दोनों पोर्टलों का आज शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं सभी संबंधित हितधारकों को भी, सचिव कृषि और DG सेंटर फॉर गवर्नेंस के टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के लिए कृषि का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और जब कृषि की बात आती है तो प्लांट्स हो या पेस्टिसाइड हो, इसके व्यवहार में सरलता, सहजता, पारदर्शिता, इसकी अनिवार्यता सभी लोग महसूस करते रहे। इससे पहले भी मंत्रालय ने प्रयत्न किए, उन प्रयत्नों को कुछ सफलता मिली, लेकिन लगातार यह बात महसूस की जाती रही कि इस प्रक्रिया को और सुदृढ़ और सरल करना चाहिए। सामान्यतः पेस्टिसाइड के रजिस्ट्रेशन का विषय हो तो दोनों तरफ से कई बार हम लोगों की तरफ से भी दुर्लक्ष्य होता है, और कई बार पंजीकरण कराने वाले जो लोग रहते हैं वो भी अधिक बुद्धिमत्ता से सोचकर अपने एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं, और वो एप्लीकेशन आधी अधूरी रहती है। इसके कारण कई बार विभाग भी कार्रवाई नहीं कर पाता और शिकायत शिकवे की बातें चलती रहती हैं। इसी प्रकार से हम सब जानते हैं कि कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात दोनों महत्वपूर्ण है, और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों तो निर्यात की दृष्टि से देश ने बड़ी छलांग लगाई है। यह विधा भी सरल हो, सुविधाजनक हो, कम समय में संपन्न हो, इसकी आवश्यकता एक लंबे समय से महसूस की जाती रही, और इसके लिए मंत्रालय ने काफी दिनों से प्रयत्न किए। आज वो प्रयत्न पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह मेरे लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता और गौरव की बात है।
कृषि के क्षेत्र में नए नए आयामों को छूने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है और उसी दिशा में आज 2 नए पोर्टल प्रारंभ किए गए हैं, जिससे कि आम व्यक्ति को भी सुविधा होगी और जो पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन के अंदर जो समस्या आती थी उसका समय भी बचेगा, पारदर्शिता भी आएगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भी जो पोर्टल बनाया गया है उससे आने वाले समय में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही सुविधाजनक ये पोर्टल होंगे। तो इस दिशा के अंदर जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने की बात है तो ये पोर्टल निश्चित रूप से आने वाले समय में आए किसानों को और आम व्यक्ति को भी लाभ देने वाला होगा। दुनिया भर में जल संकट गहराता जा रहा है। खेतों और उद्योगों में बेतहाशा पानी के इस्तेमाल से भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है। खेती बिना सिंचाई के उचित इंतजाम के संभव नहीं है। ऐसे में किसानों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से सिंचाई की पद्धतियों को अपनाएं जिससे पानी की बचत हो सके और इन्हीं का एक कारगर तरीका है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। आइए विस्तार से जानते हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में। हमारे देश में 58% जल का उपयोग खेती में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सिंचित इलाके हमारे देश में हैं। इसीलिए पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई ऐसी विधि है जो पानी की जबरदस्त बचत करती है और पैदावार भी ज्यादा देती है। ये विधियां उर्वरक, ऊर्जा और श्रम की भी बचत करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई के लिए खेत को समतल करने की जरूरत नहीं होती। इसकी 2 विधियां हैं, फव्वारा पद्धति और टपक सिंचाई विधि। फव्वारा पद्धति में अलग अलग मोटाई वाले एल्यूमीनियम या प्लास्टिक के पाइपों का जाल बिछा रहता है। इस जाल में जगह जगह नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों के जरिए पानी बारिश की तरह पौधों पर बरसता है। अंग्रेजी में इसे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। ऐसे स्थान जहां सतही सिंचाई मुश्किल हो और पौधों के बीच की दूरी कम हो, वहां ये विधि सबसे कारगर है। साथ ही ऐसी फसलों के लिए भी बेहतर है जिन्हें बार बार हल्की सिंचाई और घुलनशील उर्वरकों की जरूरत पड़ती हो। फव्वारा विधि 35 से 40% तक पानी की बचत कर सकती है। साथ ही पानी की बर्बादी को भी रोकती है। सब्जियां, आलू, अनाज, तिलहनी फसलें और नर्सरी में इससे सिंचाई की जाती है। लेकिन सलाद पत्ता और इसी तरह की दूसरी नाजुक फसलों के लिए ये विधि सही नहीं है। इसमें फव्वारे के पास ज्यादा सिंचाई हो जाती है और फव्वारे से दूर कम। यही वजह है कि नोजल को इस तरह लगाया जाता है कि एक फव्वारे की धार दूसरे फव्वारे को पार कर दे। बलुई और दोमट मिट्टी में 2 नोजलों के बीच फासला 12 मीटर का रखा जाता है। मिट्टी की किस्म और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दोमट मिट्टी में 4 घंटे और भारी मिट्टी में 6 घंटे सिंचाई करनी होती है। ऐसी मिट्टी जहां ऊपरी सतह पर आसानी से पपड़ी बन जाती हो, वहां के लिए ये विधि सही नहीं है। बूंदें ना बहुत बड़ी हों और ना बहुत छोटी। बड़ी बूंदें मिट्टी का कटान करती हैं और छोटी बूंदें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। हवा के झोंके एक समान सिंचाई में रुकावट है। ज्यादा तापमान भी वाष्पीकरण करके पानी को उड़ा ले जाता है। दूसरी सूक्ष्म विधि है टपक सिंचाई। इसे बूंद बूंद या ड्रिप इरिगेशन भी कहा जाता है। इसमें सिंचाई पाइपों के जरिए की जाती है। पाइपों में छेद होते हैं जिनसे पानी बूंद बूंद बनकर सीधा पौधे की जड़ में चला जाता है। कमाल की बात तो ये है कि इस पद्धति में उर्वरक भी इन्हीं पाइपों के माध्यम से पानी के साथ दे दिए जाते हैं। भारत में ये पद्धति धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इससे सिंचाई करने पर 70% तक पानी बचाया जा सकता है। पानी की कमी वाले इलाकों के लिए ये विधि बहुत उपयोगी है। इसमें पौधों की जड़ों में पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है और जल्द तैयार भी हो जाती है। टपक सिंचाई किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। मिट्टी की किस्म के हिसाब से पानी की निकास दर को कम या ज्यादा किया जा सकता है। जल निकासी को वाल्व के जरिए नियंत्रित भी कर सकते हैं। जल बहाव न होने की वजह से इसमें मृदा क्षरण बिल्कुल नहीं होता। पौधे की आसपास की जगह पर कम नमी के कारण बीमारियां भी कम लगती हैं। टपक सिंचाई के दौरान बैंगन, टमाटर, गोभी और मिर्च जैसी सब्जियों की पैदावार में 20 से 45% तक की और फलों में 50% तक की बढ़ोतरी पाई गई है। इसके अलावा फलों और सब्जियों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है।
सतही पद्धति में 1 एकड़ के लिए 8 घंटे तक पंप चलाना पड़ता है, जबकि टपक सिंचाई में ये काम महज 1 घंटे में हो जाता है। टपक सिंचाई कतार में लगी ऐसी फसलों के लिए उपयोगी है जो घनी ना हो। इसमें एक मुख्य पाइप होता है जो खेत में फैले पतले पाइपों को पानी सप्लाई करता है। मुख्य पाइप में पंप के जरिए पानी का दबाव बनाया जाता है, लेकिन अगर पानी का ड्रम 4 फुट की ऊंचाई पर लगा हो तो बिना पंप के भी उचित दबाव बना रहेगा और पंप पर होने वाला खर्च बच जाएगा। तो अभी आपने जाना सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के बारे में, और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान लालचंद भारद्वाज से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अत्यधिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से होने वाली जो फसल है उसे ग्रहण करने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही रासायनिक खेती के कारण मिट्टी भी अपनी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। इन समस्याओं को देखते हुए आज के प्रगतिशील किसान अब रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाने लगे हैं। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे ही सफल किसान लालचंद भारद्वाज से। लालचंद भारद्वाज अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। वर्ष 2013 से लालचंद जैविक खेती कर रहे हैं। इससे पहले वो भी अन्य किसानों की तरह रासायनिक खेती करते थे। चूंकि वो खेती में हमेशा से ही कुछ नया करना चाहते थे, इसीलिए लालचंद कृषि से संबंधित कार्यशालाओं में भाग लेते रहते थे। इसी बीच उनकी मुलाकात भारतीय कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर से हुई, जिन्होंने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का आविष्कार किया है। उन्हीं से लालचंद भारद्वाज को जैविक खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिली। सुभाष पालेकर जी के वीडियोस देखे और 2017 में रायपुरानी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हमने उनका सेमिनार अटेंड किया। तो उस समय से हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का भी डिफरेंस पता लगा। तो हमने फिर पूरे तरीके से सुभाष पालेकर जी के पैटर्न पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दी। तो उस खेती से मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे पहले मेरी इनकम 50,000 प्रति एकड़ भी नहीं होती थी, तो अब 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हो जाती है। तो उसमें जो मेरी मुख्य फसलें हैं वो गेहूँ, धान और गन्ना है। गन्ने में मेरे को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो गन्ना क्रॉप रोटेशन के लिए बहुत अच्छी फसल है और वो कई साल तक चल जाता है। जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में जानकर लालचंद ने रासायनिक खेती करना छोड़ जैविक पद्धति से खेती करनी शुरू कर दी, जिसमें इन्हें काफी फायदा हुआ। रासायनिक खेती से जहां इन्हें प्रति एकड़ 50,000 की भी आमदनी नहीं हो पा रही थी, वहीं जैविक खेती को अपनाकर लालचंद ने प्रति एकड़ 1 लाख तक का मुनाफा हासिल किया है। इन्होंने अपने खेतों में मुख्य फसल के रूप में गेहूं, धान और गन्ना लगाया हुआ है। गन्ने की फसल से लालचंद को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि गन्ना फसल चक्र के लिए अच्छा होता है। साथ ही गन्ना कई सालों तक चलता है। इनके खेतों से गन्ने की लगभग 350 क्विंटल प्रति एकड़ उपज प्राप्त होती है, जिससे वो गुड़ या शक्कर और देसी खांड बनाकर बाजार में बेच लाभान्वित हो रहे हैं। मेरी गन्ने की उपज लगभग 350 क्विंटल पर एकड़ निकलती है और मैंने कभी भी गन्ना किसी मिल या किसी क्रशर में नहीं डाला है। मैंने तो सिर्फ उसका गुड़ बनवाया, शक्कर बनवाई और उसको बेचा है। तो आजकल मैं गुड़ 100 रुपये, शक्कर 120 रुपये और इस बार पहली बार मैंने देसी खांड भी बनवाई है और देसी खांड भी बहुत अच्छी डिमांड है। लोगों की बहुत ज़रूरत है, लोग चाहते भी हैं।
लेकिन दिक्कत यही है कि हमें ये सारा सामान खुद लोगों से मिल करके बेचना पड़ता है। अभी तक कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो कृषि विज्ञान केंद्र तेपड़ा में है, वहाँ से डॉक्टर रमेश जोरार जी ने भी मेरे को इसके बारे में बताया था। और फिर उनके पास एक स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में 20 ऑर्गेनिक फार्मर जोड़े थे। तो उनको उन्होंने 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान भी दिया था। तो उससे हमें दूसरे किसानों से मिलने का मौका मिला और दूसरी जो प्रणालियां थी उनके बारे में भी जानकारी हुई। लालचंद अपने फार्म पर गाय पालन भी करते हैं, जिससे वो खेतों में डालने के लिए जीवामृत बनाते हैं। साथ ही लालचंद अपने खेतों से अच्छी उपज हासिल करने के लिए गौमूत्र का भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहाँ पे गाय रखी हुई हैं, उनके जो भी गोबर गौमूत्र होता है उससे हम जीवामृत बनाते हैं और गौ कृपामृत बनाते हैं और उसको अपने खेतों में डालते हैं। हमने अपने खेतों के चारों ओर फ्रूट प्लांट्स लगाए हुए हैं। एक खेत पूरी तरह से उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही हैं, जिसमें से हमारा भी काम चल जाता है और जो भी हमारे फार्म पे आते हैं तो उनको भी हम सब्जियां दे पाने में सक्षम हैं। तो अब मैं सभी किसानों से यही कहना चाहूँगा कि उनको अगर वो पूरे क्षेत्र में नहीं कर सकते तो कम से कम आधे एकड़ 1 एकड़ से ज़रूर स्टार्ट करें और थोड़े दिन में आपकी उपज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि पहले तो किसान स्वयं स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो दूसरों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे सकता है। तो आज के ज़माने में जो डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है वो यही कारण है कि हमारा जो खाना है वो अच्छा नहीं रहा और दूसरे हम फिज़िकल वर्क बहुत कम करते हैं। तो मेरी सभी से यही है कि अपने खेतों में खुद सब्जियां उगाएं, खुद सारा काम करें और दूसरे व्यक्तियों की हेल्प लें, लेकिन अपना काम कभी ना छोड़ें। तो तभी हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है वो कामयाब हो सकेगी। लालचंद शुरुआत से ही अपने खेतों में सहफसली खेती करते आए हैं, जैसे गेहूं के साथ चना, गन्ने के साथ गेहूं। साथ ही बीच में वो दलहनी फसलों की भी खेती करते हैं, जिससे खेतों में यूरिया की कमी पूरी हो जाती है। इनका मानना है कि किसान सहफसली खेती कर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। साथ ही किसानों को बड़े पैमाने पर न सही, लेकिन आधे या 1 एकड़ से ही जैविक खेती करने की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे उन्हें जैविक खेती से होने वाले फायदों का अनुभव हो सके और भविष्य में वो भी उनकी तरह जैविक खेती को ही पूरी तरह से अपनाकर लाभान्वित होते रहें। लालचंद जी भारद्वाज हैं जो चुडियाड़ी से है। उन्होंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके हमारे से संपर्क किया था 2009 में आके। उन्होंने कहा था भी आजकल की खेती है वो मुनाफा में कैसे ज़्यादा मुनाफेदार कैसे बनाई जाए, इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो हमने उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंधित, और धीरे धीरे उनको नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके आए। तो आज उसी किसान ने अपनी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें बताया भी कैसे उन्होंने पहले से ज़्यादा वो मुनाफा कमा रहे हैं और पहले से ज़्यादा तरक्की की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो,
आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। देश के किसान आत्मनिर्भर बने और प्रगति की राह में तेजी से आगे बढ़ सके, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की पहल की जा रही है। इन्हीं में से एक है कृषि अवसंरचना कोष। आइए जानते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में और जानते हैं कि किसान इसका लाभ किस तरह से ले सकते हैं। कृषि अवसंरचना कोष केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई है, हमें उम्मीद है कि आप उसका लाभ जरूर उठाएंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप कार्यक्रम कृषि दर्शन दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। आप अपने सुझाव हमें लिखकर भेज सकते हैं या सवाल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।